Okay, now see your topic 13.1, that is importance of species diversity to the ecosystem. तो क्या इंपॉर्टेंस है स्पीशीज़ की इतनी डाइवर्स होने की, इतनी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करने की इस इकोसिस्टम के लिए. देखिए, डज द नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन कम्युनिटी रियली मैटर्स टू द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम. क्या ये रियली मैटर करता है कि कितनी स्पीशीज़ हैं, उससे इकोसिस्टम कैसे फंक्शन करेगा. दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेटिव आंसर. इसका अभी तक आंसर किसी इकोलॉजिस्ट ने नहीं दिया है. फॉर मैनी डिकेड्स इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटीज़ विद मोर स्पीशीज़ जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल. तो उन्होंने बोला कि जिस कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी वो कम्युनिटी ज़्यादा स्टेबल होगी. ऑब्वियस है, ज़्यादा स्पीशीज़ है तो स्टेबल है, अगर स्पीशीज़ कम है तो अनस्टेबल है, क्योंकि इकोसिस्टम में फूड चेन चल रही है, फूड वेब चल रही है, एनर्जी का फ्लो चल रहा है, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा. ओके, नाउ सी व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेबिलिटी फॉर अ बायोलॉजिकल, टर्न योर पेज, कम्युनिटी. तो स्टेबिलिटी क्या है बायोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए. तो देखिए उन्होंने क्या बताया कि आ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन. एक स्टेबल कम्युनिटी वो है जो ज़्यादा वेरिएशन, ज़्यादा चेंजेस ना दिखाए, क्योंकि स्टेबल मतलब ये है जो एक जैसा है, जो चेंज नहीं हो रहा, जो फ्लक्चुएट नहीं हो रहा फ्रॉम ईयर टू ईयर. इट मस्ट बी ईदर रेजिस्टेंस और रेसिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस. तो उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जो नॉर्मल डिस्टर्बेंसेस नेचर कर रहा है हर साल या मैन कर रहा है, उससे उनको रेजिस्टेंट होना चाहिए, उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. एक तो ये होती है स्टेबल कम्युनिटी. तो एग्जाम में आ सकता है स्टेबल कम्युनिटी के क्या फीचर्स होने चाहिए, तो आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट डाल के. एंड इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन्स बाय एलियन स्पीशीज़. बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर्टिकुलर एरिया पे कोई अगर एलियन स्पीशीज़ आती है, कोई प्लांट, सपोज एलियन प्लांट आ गया और वो उसको वहाँ पे फैलने ना दे, रेजिस्टेंट हो वहाँ पे, उसके लिए उसको उससे कोई फ़र्क ना पड़े. अगर वो वहाँ पे फैल भी रहा है वो प्लांट, तो उनको उससे कोई डिस्टर्बेंस ना हो. इन्वेजन्स में, इन्वेजन मतलब स्प्रेडिंग, बहुत ज़्यादा फास्ट स्प्रेड होना. ठीक है. वी डोंट नो हाउ दिस एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड टू स्पीशीज़ रिचनेस इन अ कम्युनिटी, बट हमें नहीं पता ये एट्रीब्यूट्स कैसे जुड़े हैं. बट अब एक साइंटिस्ट आ रहे हैं, डेविड टिलमन्स लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट. डेविड टिलमन ने बहुत लंबे समय तक इकोसिस्टम में एक्सपेरिमेंट किए यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर्स. तो उन्होंने अपने बाहर के आउटडोर प्लॉट्स को यूज़ करा और कुछ टेंटेटिव आंसर्स दिए. टिलमन ने क्या फाइंड करा. टिलमन फाउंड दैट दीज प्लॉट विद मोर स्पीशीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन टोटल बायोमास. जहाँ पे उसको जिस प्लॉट में उसको ज़्यादा स्पीशीज़ मिली, उस प्लॉट में उसको ये समझ में आया कि यहाँ पे चेंजेस कम हुए हैं, यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे ईयर टू ईयर में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, तो वहाँ पे इसलिए बायोमास ज़्यादा भी मिली. ही ऑल्सो शो दैट इन दिस एक्सपेरिमेंट इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी. जैसी डाइवर्सिटी बढ़ती है, विभिन्नताएं बढ़ती हैं उस प्लॉट में, वैसे ही हमारी प्रोडक्टिविटी भी अपने आप बढ़ने लगती है. ओके, although we may not understand completely how species richness contribute to well-being of an ecosystem, we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for very survival of the human race. तो देखिए, सिर्फ बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इकोसिस्टम को चलाने के लिए डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ इक्वली इम्परेटिव इम्पॉर्टेंट फॉर वेरी सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस. हमारे खुद के सर्वाइवल के लिए ये इम्पॉर्टेंट है. अगर ये ख़त्म होंगे तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे. हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है हमारा, भले वो कनेक्शन इनडायरेक्टली हो, बट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ऑन दिस प्लेनेट. एट अ टाइम व्हेन वी आर लॉसिंग स्पीशीज़ एट एन अलार्मिंग पेस. जब हम अभी कुछ स्पीशीज़ को लॉस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पेस में, अलार्मिंग पेस में, अलार्म है ये हमारे लिए, एक अलार्म बज रहा है, लगा लो, सायरन बज रहा है, जिस तरीके से हमारी स्पीशीज़ लॉस्ट हो रही हैं. वन माइट आस्क डज इट रियली मैटर टू अस इफ़ अ फ्यू स्पीशीज़ बिकम एक्सटिंक्ट. अगर कुछ स्पीशीज़ हमारी एक्सटिंक्ट मतलब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी तो क्या होगा. वुड वेस्टर्न घाट्स इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल इफ़ वन ऑफ इट्स ट्री फ्रॉग स्पीशीज़ इज लॉस्ट फॉर एवर. तो देखिए, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है ना वो वेस्ट और ईस्टर्न घाट में हमारे पास यहाँ पे. तो व्हाट दे आर सेइंग कि अगर हमारा वेस्टर्न घाट का कोई एक फ्रॉग की स्पीशीज़, ट्री फ्रॉग, कोई भी एक ट्री फ्रॉग की स्पीशीज़ अगर वहाँ से ख़त्म हो जाए फॉर एवर, हमेशा के लिए, तो क्या वेस्टर्न घाट्स को कोई फ़र्क पड़ेगा. हाउ इज़ आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड इफ़
से इंस्टेड ऑफ 20,000 वी हैव ओनली 15,000 स्पीशीज़ ऑफ एंट्स, अगर हमारे पास 20,000 में से 15,000 एंट की स्पीशीज़ बचें तो क्या होगा? क्या कुछ डिस्टर्बेंस होगा? ऑब्वियस डिस्टर्बेंस होगा, बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस होगा। ओके, तो देखिए ये आपको कैसे समझ में आएगा डिस्टर्बेंस होगा या नहीं होगा। हम इसका एक एग्जांपल लेंगे, बहुत ही लॉजिकल एग्जांपल लेंगे, ठीक है। अभी आप सोच रहे हैं चींटी के मरने से हमारा क्या होगा? एक ट्री का फ्रॉग मर रहा है, एक ट्री का फ्रॉग सपोज एक्सटिंक्ट हो रहा है, तो उससे पूरे वेस्टर्न घाट की रेंज को क्या होगा? आपको समझ में आएगा कि एक एक चीज़ के हटने से क्या होता है। देखिए, देयर इज़ नो डायरेक्ट आंसर टू दिस नेटिव क्वेश्चन बट वी कैन डेवलप अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव थ्रू एन एनालॉगी। हम इसको एक एनालॉगी से पढ़ेंगे। देखिए वो है द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है एंड इट वाज यूज्ड बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था पॉल एक्रेलिक। पॉल एक्रेलिक ने ये हाइपोथेसिस दी थी, इसका नाम था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। इन्होंने क्या बताया? सपोज फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लिया एयरप्लेन का, जहाज का, क्या लिया? इन एन एयरप्लेन। सपोज आप एयरप्लेन को मान लो इकोसिस्टम, इसको ध्यान से सुनना। आप एयरप्लेन को मान लो जहाज को इकोसिस्टम, ऑल पार्ट्स आर ज्वाइंट टुगेदर, सारे पार्ट ज्वाइंट टुगेदर हैं और यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवर्ट्स। तो एक प्लेन हमारा हजारों पार्ट ज्वाइन करके बनता है, तो प्लेन हो गया हमारा इकोसिस्टम, उसके सारे पार्ट हमारे हो गए रिवर्ट्स। रिवर्ट्स को बोलेंगे स्पीशीज। जहाज पूरा हमारा हो गया इकोसिस्टम और जहाज के सारे पार्टों को बोल दिया स्पीशीज, ठीक है। इफ़ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन इट, अगर हर कोई पैसेंजर जो भी इसमें ट्रैवल कर रहा है स्टार्ट्स पॉपिंग अ रिवेट, पॉपिंग मतलब निकालना, एक एक रिवेट मतलब एक एक स्पीशीज, एक एक पार्ट निकालना शुरू कर देकर वो प्लेन का। रिवेट मतलब बोला था स्पीशीज। अगर एवरी इंडिविजुअल पॉपिंग, बाहर निकालना शुरू कर दे एक एक पार्ट एंड स्टार्ट टेकिंग इट टू द होम। आप प्लेन में गए, आपने कहा मैं चेयर में बैठा हूँ प्लेन की सीट में, आपने वहाँ से सामने से एक सीट निकाल लिया, कुछ नीचे से निकाल लिया, कुछ अपनी आगे वाली जो आपकी एलईडी टीवी लगी थी उसको निकाल लिया, ये ऑक्सीजन मास्क होता है उसको निकाल लिया, कुछ भी निकाल लिया अगर आपने। ऐसे सब लोग करना शुरू कर दें, सब लोग एक एक पार्ट उस प्लेन का, रिवेट को निकालना शुरू कर दें। और अभी हमने माना है प्लेन को इकोसिस्टम, रिवेट को स्पीशीज, ठीक है। तो क्या होगा देखो, कॉजिंग स्पीशीज टू बिकम एक्सटिंक्ट, इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफली। तो क्या होगा कि वो चीज़ तो खत्म हो जाएगी, वो स्पीशीज जो हमने निकाल दी वो खत्म तो हो गई, बट फ्लाइट अभी अफेक्ट नहीं होगी। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, अब देखिए बट एज मोर एंड मोर रिवर्ट्स आर रिमूव, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पीशीज़ निकालना शुरू करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज़ आप बाहर निकाल रहे हैं, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं टाइम टू टाइम। फर्दरमोर विच रिवेट इज रिमूव्ड में ऑल्सो बी क्रूशियल, और ये भी मैटर करेगा कि आपने जहाज का कौन सा पार्ट निकाला है। विंडो निकालोगे तो तुरंत मर जाओगे सब, सीट के नीचे से बेल्ट निकाल दी बचेगा, अंदर से आपने कुछ ऊपर से कुछ तोड़ दिया बचेगा, ठीक है। मतलब नॉर्मल पार्ट डिपेंड करती है कि आप एरिया में से क्या निकाल रहे हैं, आप इकोसिस्टम में से कौन सी इंपॉर्टेंट स्पीशीज निकाल रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि मे बी वो स्पीशीज सब चीज़ों को कंट्रोल कर रही हो, जहाज की विंडो सब चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। एक बैलेंस जो वहाँ बन रहा है वो विंडो की वजह से बन रहा है, विंडो निकलते ही क्रैश हो जाएगा। ओके, तो देखिए लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स। अब हम बात करते हैं पंखों की, जहाज के पंख में आ जाओ। अगर हम जहाज के पंख रिवेट्स को लॉस कर दें, जहाज के पंखों को अगर हम लॉस कर दें, दैट इज़ वो हमारा क्या है की स्पीशीज़ दैट डराइव मेजर इकोसिस्टम, ऐसे ही इकोसिस्टम में भी वो मेजर स्पीशीज़ को हटा दें वहाँ से, जब से इंपॉर्टेंट है। जहाज के पंख सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वही तो उड़ा रहे हैं उसको। इज़ ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट, तब फ्लाइट को क्या हो जाएगा, सीरियस थ्रेट, खतरनाक हो जाएगा एकदम फ्लाइट में सबके लिए। देन लॉस ऑफ फ्यू रिवेट्स ऑन सीट, अदर देन आप सीट में से कोई पार्ट निकाल रहे हैं, वो इतना खतरनाक नहीं होगा जितना खतरनाक होगा कि आप जहाज के पंखों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं, जहाज के पंख को तोड़ रहे हैं, वो उतना खतरनाक होगा, ठीक है। विदाउट इनसाइड द प्लेन, तो देखिए विंडो और सीट्स, तो देन लॉस ऑफ फ्यू रिवेट्स ऑन द सीट्स और विंडोज इनसाइड द प्लेन, जो प्लेन के अंदर वाली विंडोज है उनको, और जो जहाज के अदर पार्ट हैं वो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा, जितना ज़्यादा खतरनाक होगा कि अब जब जहाज के पूरे पंखों को वहाँ से निकाल लेते हैं तब फ्लाइट आपकी पूरी डेंजर में आ जाएगी। ऐसे ही इकोसिस्टम में छोटी छोटी स्पीशीज अगर आपकी ख़त्म हो रही हैं नॉर्मल, ठीक है, ज़्यादा रिस्क नहीं है। जब हमारी मेजर स्पीशीज़ जिससे पूरा के पूरा सिस्टम चल रहा है,
जब वो ख़त्म होगी तो पूरा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो जहाज़ में पंख निकालने से होगा पूरा डिस्टर्बेंस, फ्लाइट डिसबैलेंस, मर भी सकते हैं, डेथ भी हो सकती है, इंसिडेंट्स भी हो सकता है, ऐसे ही इकोसिस्टम में होता है। तो रिवेट पॉपर्ट हाइपोथेसिस जो हमारी पॉल एकरलिक ने यही बताया, उन्होंने एयरप्लेन को कंपेयर कर दिया इकोसिस्टम से, उसके पार्ट्स को स्पीशीज़ से, उसके पार्ट्स को रिवेट्स कहते हैं, उनको स्पीशीज़ से कंपेयर करके एक्सप्लेन करते हैं कि कितना कीमती है एक एक चीज़ को वहाँ पे बचाना इन्वायरमेंट में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इसको पूरा रट लेना एक तरीके से, किसने डिस्कवर किया और ऐसा उन्होंने क्या समझाने के लिए क्यों किया। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया भी बैक टू बैक लास्ट 2 years अगो, 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूरा लिखना होगा पूरा, आप इसमें कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक, द लास्ट टॉपिक विल डिस्कस विल बी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।